गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। जुड़िए जल्दी से सभी लोग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्लियर? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। क्लास की टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, ठीक है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस टाइम पे क्लास लिया जाए, बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है, ठीक है। तो क्लास की टाइमिंग आप लोग की फिर बदलेगी, लेकिन कब बदलेगी पता नहीं। तो अभी पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्लास की टाइमिंग पे बात करते हैं, ठीक है। तो क्लास की टाइमिंग पे बात होगी, पहले पढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोग कल वाला पिछला साइंस पढ़ के आए होंगे। कल वाला पूरा पढ़ के आए हैं? कल वाला रिवीजन करके आए हैं ना सभी लोग? जो रिवीजन करके नहीं आया होगा उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। चलिए भैया, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जीव विज्ञान शुरू किए थे हम लोग, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का एक सामान्य सा परिचय मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी के बाद मैंने जीव एवं उनका वर्गीकरण आप लोग को पढ़ाया जरूर था, लेकिन आप लोगों को ये टॉपिक जो पहला वाला टॉपिक जो है मैं समझा दिया था और आप लोग को चार्ट दिखा दिया था। लेकिन वो आप लोग को तभी समझ में आएगा चार्ट जो मैंने दिखाया था, जब ये बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। तो उसी के तहत हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करके। कंप्लीट तो हो गया था, लेकिन आप लोग समझे नहीं थे, तो उसे समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो चैप्टर नंबर 2 शुरू किए थे हम लोग सेल। क्या शुरू किए थे? सेल। तो हम पहुंचते वहीं सेल पे जल्दी से। सेल, ठीक है। कोशिका। तो देखिए, इसमें मैंने आप लोगों को एक सेल की फोटो बनाई थी, आकृति। इतना गोल नहीं होता है भाई, ये ज्यादा गोल बन गया, थोड़ा इलिप्टिकल टाइप का होता है, गोल नहीं होता है पूरा, इस टाइप का होता है सेल, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये जो बाउंड्री होती है, ठीक है, बाहरी जो परत होती है, जो झिल्ली होती है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और मेम्ब्रेन का अर्थ होता है झिल्ली, तो इसीलिए इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, और इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसी को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो ये सारे इसके नाम है। इसके बाद मैंने बताया था कि किसी किसी में ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कभी हम घी वगैरह लेके आते हैं पॉलीथीन में, तो हम डबल पॉलीथीन कराते हैं, क्योंकि उसे ज्यादा सुरक्षा देने की आवश्यकता होती है। तो मैंने बताया था कि सेल माने हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसी को कहते हैं सेल वाल। इसी को क्या कहते हैं? सेल वाल। तो ये जानवरों में पाया जाता है, ठीक है, सेल वाल। और इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अब भित्ति का मतलब ये होता है दीवार। तो ये सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है सेल वाल, कोशिका भित्ति। तो क्या करता है, पेड़ पौधों को ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके अंतर्गत सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है पेड़ में, और सेल वाल भी पाया जाता है। यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो पाया जाता है उसे सेल वाल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो क्या सेल वाल मनुष्य और जानवरों में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, लेकिन सेल वाल जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो यहां तक मैंने बता दिया था। साथ में मैंने बताया था कि अब हम कोशिका के अंदर के अंगों को पढ़ेंगे। उसी अंगों में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को बताया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितने लोगों को क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूं? माइटोकॉन्ड्रिया किसी को ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे नहीं समझ में आया था?
माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे नहीं समझ में आया हो? क्लियर है? तो मैं फिर से एक बार माइटोकॉन्ड्रिया बता देता हूं, देखिएगा। और दिमाग ज्यादा ना लगाइएगा, ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो दिमाग फट जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं आज का क्लास यहां से। तो आज हम लोग एक सेल के अंदर के जो भी अंग पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हमारी पूरी बॉडी एक लड्डू है, मान लेते हैं हमारी पूरी बॉडी क्या है, एक लड्डू है, और एक छोटा सा सेल क्या है, वो बुनिया है। तो यानी बुनिया से मिलकर लड्डू बनता है, तो हम इसी बुनिया को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस लड्डू में कई सारे सेल हैं, तो हम एक सेल को उठा लेते हैं, यानी एक बुनिया को उठा के पढ़ रहे हैं। तो इस बुनिया के अंतर्गत भी कई सारे अंग है, यानी एक सेल के अंतर्गत जो है कई सारे अंग है। तो उसी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में फिर से बता देता हूं इसके कार्य और फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है? बोल ही नहीं रहे हैं, सब बोल ही नहीं रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हिंदी में क्या कहते हैं पता है? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए इसका काम क्या होता है। इसकी खोज किए थे सूत्रकणिका का अल्टमैन ने। अल्टमैन ने इसकी खोज किए थे। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। हमारी जितनी बॉडी है ना वो सेल से मिलकर बना है, और प्रत्येक सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यानी आंख, कान, नाक, मुंह, दांत, पैर, हाथ, सब जगह सेल पाया जाता है, और प्रत्येक सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी देता है हमें। सेल को क्या करता है? एनर्जी देता है। सेल से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर भी कहा जाता है। इसे ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक साइकिल चलती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक रिएक्शन करता है। क्या करता है? एक रिएक्शन करता है, और उसी रिएक्शन को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। तो इसे क्रेब्स साइकिल इसलिए क्योंकि इसे क्रेब्स, जो ये अल्टमैन थे, इनका पूरा नाम अल्टमैन क्रेब्स था। तो ये क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि ऑक्सीजन इसको चाहिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए। तब इसे O2 कहां से मिलेगा? तो फेफड़ा देता है। फेफड़ा को O2 नहीं चाहिए, वो एक टंकी जैसा काम करता है। जैसे हमारा लंग्स जो है, फेफड़ा जो है क्या करते हैं, हम हवा लेते हैं, इन्वायरमेंट जब हवा हम अंदर लेते हैं तो कई चीजें हमारे अंदर चली जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब हमारे अंदर। जैसे हम सांस लेंगे तो क्या जाएगा? बहुत सारे हवाएं चले जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? O2 चाहिए। तो लंग्स क्या करता है? उसे फिल्टर करता है, और जिस अंग को जो चाहिए उसे वो पहुंचा देता है। पहुंचासा किसके माध्यम से है? ब्लड के माध्यम से। ब्लड में किसके माध्यम से? हेमोग्लोबिन के माध्यम से। तो O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को मिलता है, और क्रेब्स साइकिल चलता है। और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना देता है? 38 ATP का निर्माण करता है। ये एक पूरा चैप्टर है, हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए ऑक्सीजन लेता है, किसके माध्यम से? हेमोग्लोबिन के माध्यम से। उसके बाद ये 38 ATP का निर्माण करता है, और यही 38 ATP जो है एक ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, और ये ग्लूकोज क्या करता है? हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा तो 38 ATP नहीं बनेगा, 38 ATP नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, व्यक्ति मर जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या याद रखना है कि इसकी खोज जो है अल्टमैन ने किया, और ये जो है ऑक्सी श्वसन होता है, यानी कि कोशिकीय श्वसन कौन करता है? कोशिकीय श्वसन, यानी एक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कोशिकीय श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? तो कोशिकीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। यानी एक कोशिका में सांस लेने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। ऐसे पावर हाउस भी कहते हैं ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा हाउस भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं माइटोकॉन्ड्रिया में पिछली क्लास में भी बहुत बता दिया था, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को जो है, ये आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सृष्टि कहते हैं, सॉरी क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। अब देखिए हमारा दूसरा पार्ट आता है, सेल के अंदर में हमारा दूसरा पार्ट आता है, उसको क्या कहते हैं पता है, दूसरे पार्ट को गोल्गी बॉडी। इसको क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी। अब देखिए ये गोल्गी बॉडी क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। गोल्गी बॉडी, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी को इंग्लिश में भी गोल्गी बॉडी कहते हैं। कहीं कहीं देखिएगा क्या लिखा रहेगा गोल्गी बॉडी की जगह पे, गोल्गी एपार्टस, एपार्टस, ठीक है, दोनों एक ही है, गोल्गी एपार्टस कहिए या गोल्गी बॉडी कहिए, ठीक है। तो सेल के अंदर दूसरा ऑर्गन कौन सा है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपार्टस। देखिए गोल्गी एपार्टस का क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपार्टस का खोज किसने किया था, तो कैमिलो गोल्गी ने, कैमिलो गोल्गी ने, इसका नाम ही था कैमिलो गोल्जी, ठीक है। तो इसकी खोज किए थे कैमिलो गोल्जी ने। और ये क्या करता है, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता कहां पड़ रही है, हमारे जीभ को पड़ रही है। लेकिन हमारे अंदर ऊर्जा जो ये बनता है, ग्लूकोज जो बनता है, पूरे प्रत्येक शरीर के पूरे बॉडी में बन रहा है। लेकिन इस समय मुझे ऊर्जा की आवश्यकता किसको पड़ रही है, जीभ को पड़ रही है। अब जैसे जो इस समय रनिंग कर रहा होगा, जो दौड़ रहा होगा, उसको ऊर्जा की आवश्यकता सबसे ज्यादा किस में पड़ेगी, पैरों में पड़ेगी, पैरों में पड़ेगी ना। अब जो व्यक्ति, जैसे कोई इस समय लड़की रोटी पका रही होगी, तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता किस में पड़ेगी, हाथों में पड़ेगी। तो ऊर्जा तो बनता पूरे शरीर में एक समान है, यानी हमारे हाथ पैर, नाक मुंह दांत पैर सब जगह ऊर्जा एक समान बन रहा है। क्यों, क्योंकि पूरा बॉडी जो है सेल से बना है। अब पूरे सेल में क्रेब्स साइकिल चल रहा है, अर्थ से एटीपी का निर्माण हो रहा है और ग्लूकोज बन रहा है, एनर्जी पूरे शरीर में एक समान बन रहा है। लेकिन एक समय में हमारी बॉडी को जरूरत ऊर्जा की एक समान नहीं होती है। लेकिन वर्तमान में अब देखिएगा मेरे पैर को किसी खास आवश्यकता है, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा है, आराम से खड़ा है, बैठा है। तो जब हमें ऊर्जा का ट्रांसफर करना होता है, जैसे कि हम रनिंग करते हैं तो हमारे पैरों की ऊर्जा को आवश्यकता होता है, तो ये यातायात का काम कौन करता है, ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी काम करता है, एपार्टस काम करता है। तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा बनता है और जहां आवश्यकता होती है तो उसका परिवहन करने का काम जो करता है गोल्गी एपार्टस करता है। जैसे कि हम रनिंग करेंगे तो हमारे पूरे शरीर का ऊर्जा उठा के कहां डाल दिया जाएगा, पैरों में डाल दिया जाएगा। तो यही गोल्गी बॉडी काम करती है, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगा गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपार्टस। गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपार्टस क्लियर है। तो ये क्या करता है, स्थानांतरण करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये पदार्थों का परिवहन करता है, यानी यातायात में सहायक है। तो ये ऊर्जा को सहायता करता है। आगे बढ़े। अब तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा जिसे हमें पढ़ना है, और वो है तीसरा आपका क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूल्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स और हिंदी में बोलते हैं रसधानी। अब इसको रसधानी क्यों बोलते हैं अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, रसधानी, ठीक है। वैक्यूल्स या रसधानी, इसका क्या काम होता है, ध्यान से समझिएगा। अब हमारे बॉडी में आप लोगों को पता होगा लगभग 65% क्या है, जल है। तो अब आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर में 65% जल है, तो केवल हम लोग जो वाटर लेते हैं उसी फॉर्म में नहीं है। जैसे हम चावल खाएंगे उसमें भी जल ले रहे हैं, टमाटर खाएंगे, प्याज खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो प्रत्येक मात्रा में हम क्या करते हैं, जल को लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे 100 kg का कोई व्यक्ति है तो उसके अंतर्गत 65% पानी। इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि आप कहीं भी इसको छेद देंगे तो 65% पानी निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 65% पानी जो है हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक कोशिका से बना है, तो प्रत्येक कोशिका में जल है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स क्या करता है, जल को संचित करता है। तो ये जल को क्या करता है, संचित करता है। तो हमारे शरीर में जो 65% पानी है वो किसके रूप में है, वैक्यूल्स के रूप में, रसधानी के रूप में।
ठीक है, जैसे आंख, कान, नाक, मुंह, फेफड़ा, लीवर वगैरह, गुर्दा वर्दा जो भी कुछ है वो सब कोशिका से बना, और प्रत्येक कोशिका में वैकुल से यानी रसधानी है, और ये क्या करता है, जल को संचित करके रखता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? तो अब देखिएगा, हम लोग जो हैं पानी के लिए पानी पी सकते हैं, चावल खा सकते हैं, दाल पी सकते हैं, कई तरीके से हम लोग पानी को ले सकते हैं, लेकिन क्या पेड़ पौधे पानी पीते हैं? क्या हर सीजन में उनको पानी एक समान प्राप्त होता है? नहीं होता है। तो यही कहा जाता है पेड़ पौधों में वैकुल्स जो होता है वो ज्यादा होता है मानव की तुलना में, जानवरों की तुलना में। क्यों? क्योंकि मानव हो या जानवर हो इनडायरेक्टली क्या करता है, कुछ खाता है या कुछ पीता है तो उसको वाटर यानी मिल जाता है, वैकुल्स में पानी आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो पेड़ पौधे हुए अस्थायी होते हैं वो अलग से पानी नहीं पीते। अब मानसून है तो उनको भरपूर पानी मिलता है, अब बाकी से समय सूखे रहते हैं। तो पेड़ पौधों में वैकुल्स की मात्रा नेचुरली ज्यादा होती है। बातें सुन में आया? तो ये जंतुओं में वैकुल जो होता है छोटा होता है, कम होता है पादपों की तुलना में। तो ये दो बातें याद रखिएगा, वैकुल्स क्या करता है, रसधानी क्या करता है, पानी को संचित करता है, और पेड़ पौधों में जो वैकुल्स की मात्रा है माने जंतुओं की तुलना में ज्यादा होता है। बस इतना ही क्लियर है वैकुल्स। तो हमारे शरीर में जो वैकुल्स है वो पानी को क्या करता है, संचित करता है। तो अब जैसे कि हमारे शरीर 65% पानी से बना है, तो क्या 65% कहीं स्टोरेज थोड़े है, कोई टंकी थोड़े है, कोई टंकी नहीं है। तो कुल मिला के पूरा बॉडी सेल से बना है, और सेल में जो है वैकुल्स है, वही वैकुल्स में 65% पानी है। बातें समझ में आया? वैकुल्स क्लियर है? अरे भाई क्या हुआ, क्लियर है? अब चौथा देखते हैं। अब चौथा ही सबसे डेंजर, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथे को देखते हैं, चौथा कौन सा है सेल के अंदर। देखिए ये अभी मैं नकली बना के दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल सेल का आकृति भी दिखाऊंगा, ओरिजिनल में ये माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या होता है, गोल्गी बॉडी सबका शेप वगैरह सब दिखाऊंगा। अभी पहले समझ लीजिए, समझ लेंगे तो वो चीजें समझाना मुझे आसान हो जाएगा, नहीं तो वो दिखा दूंगा तभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले इसको 1 बाय 1 समझा लेता हूँ, उसके बाद आप लोग ओरिजिनल सेल का फोटो दिखा के आकृति वगैरह सब दिखा दूंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैकुल्स हो गया। चौथा है आपका सेंट्रोम, सी, इसका नाम मैं लिखता हूं, आगे लिखिएगा यहां पे। सेंट्रोजोम, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम को तारकय, तारकय, ठीक है। हमको भाई मत कहिएगा हिंदी शब्द बहुत बेकार बेकार है, तो इसे हिंदी इंग्लिश में ही याद रखना ज्यादा अच्छा रहता है। सेंट्रोजोम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेंट्रोजोम। तो ये आपका सेल है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैकुल्स हो गया, और वो क्या था जी, गोल्गी बॉडी हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं सी, सेंट्रोजोम। तो देखिए सेंट्रोजोम क्या करता है, सेंट्रोजोम जो होता है वो सेल डिवीजन का काम करता है। सेंट्रोजोम क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। सेल डिवीजन, डिवीजन का अर्थ यानी क्या होता है, मैंने आप लोग को बायोलॉजी में बताया था, डिवीजन का अर्थ होता है अपने जैसा कोशिका का निर्माण करना। जैसे रिप्रोडक्शन होता है, एक बेबी का बर्थ जो होता है वो क्या है, एक सेल डिवीजन के तहत ही होता है। तो रिप्रोडक्शन भी एक सेल डिवीजन ही है। सेल डिवीजन कैसे, क्योंकि अपने जैसे एक व्यक्ति को, बेबी को जन्म दे देना। जैसे कि बेबी जो होता है पहले छोटा होता है, बाद में पता चलता है मम्मी पापा से भी बड़ा हो गया। तो कुल मिला के सेल डिवीजन का मतलब होता है क्या, एक न्यू सेल का जन्म देना। तो कुल मिला के एक न्यू बेबी का बर्थ भी होता है, वो भी क्या होता है, सेल डिवीजन के तहत ही होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये कोशिका विभाजन करता है, सेंट्रोजोम क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। तो आप बताइएगा, मैंने कहा था कि कोशिका विभाजन सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा कहां होता है, लीवर में होता है, याद है आप लोग को, लीवर में। और सबसे कम कहां होता है, ब्रेन में। सबसे कम कहां होता है, ब्रेन में। यहाँ क्या पाया जाता है, न्यूरॉन, ठीक है। तो सबसे कम होता है ब्रेन में, लगभग नहीं होता है। तो सेंट्रोजोम बताइए, न्यूरॉन जो है वो ब्रेन में जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो क्या सेंट्रोजोम ब्रेन में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सेंट्रोजोम जो है ब्रेन 2 प्रकार के सेल से मिलकर बना है। ब्रेन कितने प्रकार के सेल से मिलकर बना है, 2 प्रकार के। तो 90% जो ब्रेन बना है उस सेल का नाम है न्यूरॉन, ठीक है। तो ब्रेन का 90% जो सेल कवर करता है उसे न्यूरॉन करता है, और 10% जो है कवर करता है कौन, जानते हैं,
गिलियोल 10%। तो अब आप लोग देखे होंगे सेल डिवीजन की एक समस्या भी है। अब जैसे किसी ने आपको क्या कर दिया, चक्कू मार दिया, तो मानते हैं चक्कू मारने से हमारे 50 सेल नष्ट हो गए, माने टूट गए, फूट गए, खराब हो गए, तो सेल डिवीजन होगा और वो रिकवरी हो जाएगा। सेल डिवीजन होगा, रिकवरी हो जाएगा। जैसे चक्कू मार दिया तो हम लोग दवा लेते हैं, सेल क्या होता है, रिकवर कर लेता है, हमारा बॉडी ठीक हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई चक्कू मार दे तो चक्कू मारने से क्या होगा, सेल टूट जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा, कार्य नहीं करेगा। तो वहां पे सेल डिवीजन सेंट्रोजोम क्या करता है, हमारा घाव बढ़ जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि बच्चों को जब घाव लगता है तो बच्चे बचपन में होते हैं, छोटे से बच्चे जो 8-9 महीने के या 10 महीने के या 1 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं, बहुत ज्यादा कूदते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं, तो उनको बहुत छिलाता है, बहुत टूटता है, कूदता है, फूटता है। तो जो सेंट्रोजम होता है वो बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। बच्चों में क्या पाया जाता है, सेंट्रोजम ज्यादा पाया जाता है। तो बच्चों का अगर हड्डी टूटता है ना तो वो 10 दिन में ही जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि उनमें सेल डिवीजन ज्यादा होता है। सेल डिवीजन क्यों ज्यादा होता है, बच्चों में सेंट्रोजम जो होता है ज्यादा एक्टिव होता है। अब बुढ़ापे में हड्डी टूटती है तो जुड़ती नहीं है, पता है क्यों, इसी कारण से, क्योंकि बुढ़ापे में सेंट्रोजम जो होता है कम एक्टिव होता है, कम पाया जाता है। तो सेल डिवीजन बुढ़ापे में कम होता है, तो वहां पे हड्डी टूटती है तो जुड़ती नहीं है। लेकिन बच्चों का क्या है, हड्डी टूटेगा तो जल्दी जुड़ जाएगा, क्योंकि सेंट्रोजम ज्यादा एक्टिव होता है। अब यहाँ पे आते हैं ब्रेन में, तो इसकी सेंट्रोजम की एक समस्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो कैंसर होता है ना, कैंसर उस सेंट्रोजम के तहत ही होता है। आप लोग कैंसर का नाम सुने होंगे, तो ब्रेन कैंसर का नाम नहीं सुनेंगे, ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर नहीं होता। बाकी आप लोग हर टाइप के कैंसर का नाम सुने होंगे। तो अब होता क्या है, किसी व्यक्ति को कैंसर कैसे होता है, जैसे समझिएगा। अब किसी ने यहाँ पे क्या किया, हमें चक्कू मारा हाथ में, जस्ट इमेजिन कीजिए चक्कू मारा। चक्कू मारने के साथ क्या हुआ, मेरा 100 या 200 सेल जो है नष्ट हो गया। 100 या 200 सेल क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब हमारा सेंट्रोजम क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा और नया 200 सेल बना दे तो कोई दिक्कत नहीं, 400 बना दे नया सेल तब भी कोई दिक्कत नहीं, 500 बना दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सेंट्रोजम क्या करे, लाखों 2 लाख में सेंट्रोजम क्या कर दे, सेल बना दे। यानी चोट लगा हमें थोड़ा सा, सेल नष्ट हुआ हमारा थोड़ा सा, इसने बना कितना दिया, बहुत ज्यादा सेल बना दिया। तो अब बताइए, हमारे बॉडी में स्पेस होता है ना, तब ये बहुत ज्यादा सेंट्रोजम क्या करता है, सेल डिवीजन कर देता है। वही सेल डिवीजन जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, यानी हमारा नष्ट हुआ कितना, 100-200 सेल। इसको सेंट्रोजम को बनाना चाहिए था 100-200 सेल विभाजन करके, लेकिन इसने बना दिया लाखों में, 2 लाख में। तो वही जो होता है कैंसर हो जाता है, घाव हो जाता है। तो इसी को मारने के लिए आप लोग देखेंगे जिनको कैंसर होता है कीमोथेरेपी चलता है। तो कीमोथेरेपी जब चलता है ना तो इससे पूरा बॉडी प्रभावित होती है। तो आप लोग देखे होंगे जिसका कीमोथेरेपी चलता है ना, सबसे पहले बाल झड़ जाता है, पता है आप लोगों को। तो अब बताइएगा, तो ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है। देखिए 90% जो ये न्यूरॉन है, क्या इसमें सेंट्रोजम पाया जाएगा, 90% जो न्यूरॉन है ब्रेन में, जो न्यूरॉन से बना है, इसमें सेंट्रोजम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ब्रेन कैंसर नहीं होता है। लेकिन ये 10% जो गिलियोल है, यदि ब्रेन 2 सेल से मिलकर बना है, 90% न्यूरॉन से और 10% गिलोल से। तो ये 10% जो गिलोल से ब्रेन मिलकर बना है ना, इसमें सेंट्रोजम पाया जाता है, इसमें सेंट्रोजम पाया जाता है। और जब इसमें कुछ मतलब सेल डिवीजन हो जाता है, जब सेंट्रोजम पाया जाएगा तो इसमें सेल डिवीजन हो सकता है। तो इसमें जब अत्यधिक मात्रा में सेल डिवीजन होता है तो यहीं से क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो इसे कैंसर नहीं कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। अब सीधा सा एग्जांपल समझिएगा, गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन है, रात का चावल अगर आप बना देते हैं, अगर आप 1 कुकर रात का चावल बना दिए और उसे सुबह छोड़ देंगे, रात का बना के सुबह तक छोड़ देंगे, तो वो नहीं सड़ेगा, नहीं खराब होगा, गर्मी का दिन है फिर भी नहीं खराब होगा, ठीक है। लेकिन उस 1 कुकर चावल में आप 1 करछुल दाल डाल दीजिएगा, दाल या सब्जी डाल दीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा, वो सुबह तक सड़ जाएगा। तो ये वही काम करता है। देखिए 90% हमारा चावल है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें सेंट्रोजम नहीं पाया जाता है। लेकिन ये 10% चावल या सब्जी का काम करता है, ये गिलोल जो होता है ना, इसी कारण ब्रेन में देखते हैं ट्यूमर पाया जाता है। तो नियमतः तो सेंट्रोजम ब्रेन में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये 10% जो गिलोल होता है ना, इसी में सेंट्रोजम पाया जाता है, इसीलिए ब्रेन ट्यूमर होता है ना, तो ब्रेन ट्यूमर भी नहीं होता। बातें समझ में आया। तो सेंट्रोजम का काम क्या है, तो पहली बात कि ज्यादा बनना, सेल डिवीजन जो है जरूरत से ज्यादा जब हो जाता है तो ये कैंसर का काम करता है, यहीं से कैंसर बनना शुरू हो जाता है। बातें समझ में आया।
तो ये छोटे बच्चों में जो होता है ज्यादा पाया जाता है, बुढ़ों में कम पाया जाता है। ठीक है, ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है और ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता और ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी ये पादप कोशिका में भी नहीं पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों को कोई कैंसर वगैरह नहीं होता है। बात समझ में आया? तो ये सेंट्रोजम है। कोई क्लियर? अब देखिए हमारे सेल का पांचवा भाग, पांचवा ऑर्गन, ये हमारा सेल हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देख चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद वेहिकल्स हम लोग देख चुके हैं, साइटोजम हम लोग देख लिए हैं, गोल्गी बॉडी हम लोग देख लिए हैं। पांचवा देखिएगा, इसे बोलते हैं ई आर। ई आर का पूरा नाम क्या है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लिख लीजिएगा एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका, भाई देखिए हिंदी का शब्द बहुत बेकार है। ठीक है, तो हमारा पांचवा अंग सेल का कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, हिंदी में इसे कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, तो आज तक मुझे भी नहीं पता था कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को क्या कहते हैं, अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं ना, मुझे पता है कि आप लोग को पढ़ाना है, तो मैं क्या करके गूगल करके आता हूं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का क्या काम होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त होता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये सेल को क्या करता है, फैला के रखता है। इसका काम क्या है, सेल को फैला के रखता है, यानी पिलर का काम करता है। अब जैसे इमेजिन कीजिए कि ये पूरा कमरा जो है एक सेल है, ये मेरा जो पूरा रूम है एक सेल है, और उस सेल में लैपटॉप है, ये लाइट है, मैं हूं, ये बोतल है, ये माउस है, ये सारा चीज है। अब इमेजिन कीजिए कि इसके जो पिलर हैं, चार जो पिलर हैं, अगर वो पिलर ना होते तो छत नीचे गिर जाता और ये जो माउस है, मैं हूं, ये सब चपक जाता। तो ये एंडोप्लाज्मिक जो होता है ना, सेल का पिलर का काम करता है, सेल का पिलर का काम करता है। कैसे सेल का पिलर का काम करता है, तो ये कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। तो इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं, यानी ये हड्डी का काम करता है, सेल का हड्डी है ये। अगर सामान्य भाषा में कहें तो ये सेल का हड्डी है। अब इसे इमेजिन कीजिए कि हमारे शरीर में 206 प्रकार की हड्डी नहीं होती तो हम कैसे दिखते, इमेजिन कीजिए, ऐसे गोलाकार, ऐसे बिना आकार के होते, बिना शेप के होते। तो 206 प्रकार के हमारे बॉडी में हड्डी है, तो हमारी बॉडी ऐसे एकदम एक स्ट्रक्चर में है। तो उसी प्रकार सेल में अगर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं होता तो ये चपक जाता, तो ये सारा काम कर पाता ढंग से अपना, माइटोकॉन्ड्रिया, वेहिकल्स, ये सिट्रोम, ये गोल्गी बॉडी सब काम नहीं कर पाते। बात समझा रहा है? तो ये इसका पिलर का काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसको याद कैसे रखना है, तो ये कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, इसलिए इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 प्रकार का होता है। उस 2 प्रकार को समझिएगा और यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी, बहुत ही टिपिकल कहानी। ठीक है, बहुत ही टिपिकल कहानी जो है शुरू हो जाएगी। तो कहानी सुनेंगे 2 प्रकार वाला, सुन लीजिए। देखिए, तो मैं एक, जैसे ये सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, वेहिकल्स, सिट्रम, गोल्गी बॉडी, और पांचवा कौन था हमारा, ईआर। तो इस ईआर को मैं उठा के यहां बना रहा हूं, तो ये हमारा ईआर आ गया है, वो अकेले में ऐसा बना दीजिए, इसका आकृति बाद में दिखाएंगे। तो ये हमारा ईआर का आकृति है। अब ईआर जो होता है 2 प्रकार का होता है। ईआर क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, तो इसे हम 2 हिस्सों में बांट दिए। एक होता है स्मूथ, ठीक है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। ठीक है, तो ये जो स्मूथ वाला पोर्शन है ना, ये फैट का निर्माण करता है, यानी वसा का निर्माण करता है, और इसी को गांव वाले देहाती भाषा में चर्बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर्बी बोलते हैं, बहुत चिकना होता है, तो इसलिए स्मूथ होता है।
अब ये जो रफ होता है, तो किसी भी चीज को रफ यानी खुरदरा होने के लिए क्या चाहिए, इसमें कुछ खुरदरा टाइप का होना चाहिए। तो इसमें कुछ इस तरह पॉइंट टाइप के जो है कुछ क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो फैट का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है, चर्बी का निर्माण करता है। और ये जो रफ होता है, तो रफ एक्चुअली ये राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ध्यान से समझिएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है क्या करना, माने कि सेल को पचकने से यानी फैला के रखने में काम करता है। ठीक है, कि ये पचक न जाए। ठीक है, तो इसे फैला के यानी ये पिलर का काम करता है। ठीक है, तो ये दो टाइप से काम करता है, एक स्मूथ होता है, दो टाइप का होता है, एक रफ होता है। तो ये रफ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इस पे ये छोटे छोटे कुछ आकृति पाए जाते हैं, जिसे राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये राइबोसोम जो होता है, तो इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रफ वाले का काम होता है क्या करना, प्रोटीन निर्माण करना। तो एक्चुअली ये रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन नहीं निर्माण करता है, बल्कि इस रफ एंडोप्लाज्मिक पे पाया जाने वाला ये जो छोटा छोटा राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये क्या करता है, फैट यानी वसा का निर्माण करता है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, सेल को पिलर का काम करता है। और ये कैसे काम करता है, तो आप लोगों ने देख लिया, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। अच्छा, प्रोटीन क्या करता है भाई, प्रोटीन का तो निर्माण हो गया, लेकिन प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है। देखिए, प्रोटीन का तीन काम होता है। एक, ये किसी भी चीज को वृद्धि करता है, तो हमारे शरीर का विकास जो होता है इसी पे डिपेंड करता है। तो अब सोचिए, एक बच्चे में अगर प्रोटीन कम पाया जाएगा तो क्या उसका वृद्धि होगा, तो बच्चों में प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए बच्चे को अच्छा न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन की कमी ना हो जाए। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो क्या बच्चों का सेल का निर्माण हो पाएगा ढंग से, नहीं हो पाएगा, वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो प्रोटीन से ही शरीर वृद्धि करती है। दूसरा, बुढ़ापे में ये मेंटेनेंस का काम करता है, यानी एक बुजुर्ग व्यक्ति में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो जल्दी टपक जाएंगे, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति को अगर समय समय पे प्रोटीन मिलता रहे तो वो व्यक्ति बुजुर्ग थोड़ा दिन चल जाता है। तो ये इसका दूसरा काम क्या करता है, बुढ़ापे में मेंटेनेंस का काम करता है। पहला, बच्चों में वृद्धि का काम करता है। और तीसरा, ये लास्ट एनर्जी ऑफ सोर्स होता है, यानी जब हम 10 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं, 11वां दिन जब मरने की स्थिति में पहुंचेंगे, तो ये हमारे लिए प्रोटीन जो होता है एनर्जी का काम करता है, ये हमें एनर्जी देता है। तो आप लोग देखे होंगे, मोटा जो व्यक्ति होता है, 2 दिन भूखे रहेगा ना, तो तीसरा दिन उसका फैट गलने लगता है, ये चर्बी जो है गलने लगता है। बातें समझ में आया। तो एक्चुअली चर्बी नहीं गलता है, ये रफ वाला गलता है जो एंडोप्लाज्मिक होता है रेटिकुलम। ठीक है, तो यही राइबोसोम जो है प्रोटीन देता है, एनर्जी देता है मोटे व्यक्ति को जब वो 2-3 दिन तक भूखे रहता है। तो ये लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो राइबोसोम क्लियर है सभी को। अब ध्यान से समझिएगा, राइबोसोम जो होता है वो भी दो टाइप का होता है। राइबोसोम जो है वो भी दो प्रकार का होता है। सब इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। राइबोसोम जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में भी, हिंदी में भी राइबोसोमी लिखिएगा, राइबोसोमी लिखिएगा। ठीक है, और ये दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं 70S और एक को कहते हैं 80S। ठीक है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा, बिना मतलब का दिमाग का दही हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब समझिएगा, बस इतना कि कुछ है। ठीक है, तो दो टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो ये 70S जो होता है वो छोटे छोटे सेल में पाया जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस है,
कोरोना वायरस में जो राइबोसोम होगा वो 70S होगा। जो बैक्टीरिया होते हैं यानी ये प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है आगे बताऊंगा। तो ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S। तो अब बताइए हम लोग प्रोकैरियोटिक हैं कि यूकैरियोटिक है? हम लोग यूकैरियोटिक है, तो ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। तो 70S जो होता है किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। तो कोरोना वोरोना जो हो गए बैक्टीरिया टाइप के छोटे छोटे, उसमें प्रोकैरियोटिक होते हैं वो। तो 70S राइबोसोम जो होता है ऐसे जीव जंतुओं में पाया जाता है। और जो ये 80S होता है वो बड़े बड़े में पाया जाता है, जैसे कि भारी वाले में यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो अब आप बताइएगा, जानवरों हो गए, हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, ये सब क्या होते हैं? 80S राइबोसोम पाया जाता है। पेड़ पौधों में भी 80S ही पाया जाता है राइबोसोम। बात समझ में आया? पेड़ पौधे बताइए हम लोग को दिखाई नहीं देता है, हम लोग जिसे आंखों से देख सकते हैं उसमें 80S, याद रखने का तरीका, जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं उसे 80S पाया जाएगा, जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं 70S पाया जाएगा। तो राइबोसोम दो प्रकार के, एक प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, एक यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यानी बड़े वाले सेल में यूकैरियोटिक में 80S और ये 70S प्रोकैरियोटिक में। देखिए आप लोग को जनरल साइंस पढ़ना है, अगर इसका मैं साइंटिफिक तरीके से पढ़ाऊंगा हालत खराब हो जाएगा। तो राइबोसोम दो प्रकार का, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। 70S में प्रोकैरियोटिक है, कोरोना वायरस जैसे चीजों में पाया जाता है, और ये हमारे जैसे चीजों में जानवरों में पाया जाता है 80S। तो दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। क्लियर है? ये कौन 50 लिखा है भाई? शहजादी 50 से 30। ये दिमाग ठीक नहीं है क्या शहजादी? हम बता रहे हैं 70S और 80S, अब तुम लिखो यार 50S और 30S। हद है यार। किरण केसरी जी, मैंने कहा ना अभी आगे बताऊंगा सेल के टाइप, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, आगे बताऊंगा। अभी बस ध्यान रखना है कि छोटे छोटे जो होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जो बड़े होते हैं उनको यूकैरियोटिक कहते हैं। तो उसे आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग सेल के अंदर के ऑर्गन पढ़ रहे हैं। क्लियर है यार? जिज्ञासाओं को अपने दबा के रखिए थोड़ा सा। तो अब क्या बचा हमारा? अब देखिए एक होता है न्यूक्लियस, नाम सुने आप लोग न्यूक्लियस का? अब देखिए आप लोग को न्यूक्लियस दिखाते हैं। तो ये बन गया हमारा सेल, ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया बाबा, ये हो गए वैक्यूल बाबा, ये हो गए गोल्गी बॉडी, ये हो गए ER, ठीक है। और एक कौन सा था जी? राइबोसोम्स हो गया। एक और कौन था? यही 5 को पढ़े हैं ना, एक सिट्रोजम, ये सिट्रोजम है, ठीक है। अब ये इतने हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक होता है न्यूक्लियस जो कि सेंटर में पाया जाता है, ठीक है, सेल के सेंटर में पाया जाता है। तो अब जैसे आम का जो गुठली होता है ना, गुठली, जो आम का गुठली होता है वो क्या होता है? आम के लिए न्यूक्लियस का काम करता है, सेंटर में पाया जाता है। उसी प्रकार एक सेल के अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, केंद्रक। इसका खोज किसने किया था न्यूक्लियस का? तो रॉबर्ट ब्राउन, नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। और ये इसका काम क्या होता है ध्यान से समझिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम ना करे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम ना करे, तो न्यूक्लियस क्या करता है? इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई तुम ठीक से काम करो। वैक्यूल्स अपना ठीक से काम ना करे तो इसे क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन देता है। गोल्गी बॉडी अपना ठीक से काम ना करे, ER अपना ठीक से काम ना करे। यानी एक सेल में जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, केंद्रक करता है। तो ये कोशिका को नियंत्रित करता है, इसी को कहते हैं कोशिका का दिमाग। यानी ब्रेन ऑफ द सेल क्या है? न्यूक्लियस है। तो इसे क्या कहेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल कहेंगे। यानी ये पूरे ऑर्गन को क्या कर रहा है? नियंत्रित करना है। तो ये कोशिका का दिमाग होता है और यही सारे ऑर्गन को काम करता है। जैसे इमेजिन कीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम है क्या करना? क्रेब्स साइकिल चलाना। क्रेब्स साइकिल के माध्यम से 38 ATP बनाना और 38 ATP से हमें एक ग्लूकोज प्रदान करना। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कहे कि भाई हमारा बुखार लग गया, हम काम ही नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं कर रहा है, तब ये क्या करेगा? कहेगा अरे भाई बना नहीं तो हमको, ये व्यक्ति मर जाएगा, इसको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये कहेगा हम बनेबे नहीं करेंगे। तो इसके पास एक दंड देने के लिए क्या है? एक व्यक्ति और है, इसका एक और ऑर्गन है जिसे कहते हैं लाइसोसोम।
क्या कहते हैं, लाइसोसोम। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये केंद्रक समझ में आ गया होगा। केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये कोशिका को नियंत्रित करता है, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, और इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियस जो होता है 80% क्या पाया जाता है इसमें, न्यूक्लियस प्रोटीन पाया जाता है। तो ये देखेंगे न्यूक्लियस जो है इसमें 90% जो है वो क्या होता है, प्रोटीन, 80 से 90% प्रोटीन। ठीक है, 80 से 90% तक प्रोटीन पाया जाता है, और जो 10% होता है इसी में डीएनए वगैरह पाया जाता है, डीएनए वगैरह। तो ये एक अलग पूरा चैप्टर है, एक जो ये है ना न्यूक्लियस, एक अलग पूरा चैप्टर है। एक न्यूक्लियस में कई प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे एक पूरा सेल एक क्या है, एक पूरे सेल में इतने ऑर्गन पाए जाते हैं ना, इसी प्रकार न्यूक्लियस में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, इसी में डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंतर्गत ही डीएनए पाया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, इसे हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। डीएनए और आरएनए करके एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग ये न्यूक्लियस को पूरे डिटेल में, एक पूरा चैप्टर है डीएनए का। ठीक है, तो न्यूक्लियस का खोज किए रॉबर्ट ब्राउन ने। 80 से 90% ये प्रोटीन से बना होता है, 10% इसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ये न्यूक्लिक एसिड इसमें पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसी में आपको डीएनए, क्रोमोसोम वगैरह सब इसी में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ये नियंत्रित करना चाहता है, और ये कह रहा है कि हम कार्य नहीं करेंगे। वैक्यूल्स कह रहा है कि हम पानी को संचित नहीं करेंगे। गोल्गी बॉडी कह रहा है कि हम यातायात का काम नहीं करेंगे। ये ईआर कह रहा है कि हम अपना काम नहीं करेंगे। ये कह रहा है हम अपना काम नहीं करेंगे। ये कह रहा है हम अपना काम नहीं करेंगे। तो उस केस में न्यूक्लियस इनको कैसे नियंत्रित करेगा, तो न्यूक्लियस के पास एक और ऑर्गन है जिसके माध्यम से ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आप इसको ऐसे समझिएगा, ये MVGERRC सब, ये सब क्या है, मान लेते हैं कि ये सब हम लोग हैं। ठीक है, और ये N जो है ना वो क्या है, पुलिस है। और ये जो लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम जो है, ठीक है, स्पेलिंग पे ना जाइएगा भाई, स्पेलिंग पे एकदम कोई ना जाएगा। अगर कोई स्पेलिंग पे जा रहा है तो उसकी खैर नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग पे कोई ना जाएगा भाई। अगर कोई स्पेलिंग चेक कर रहा है तो उसको हम कुटाई कर देंगे, बता देते हैं। स्पेलिंग को कोई चेक ना करे। ठीक है, लाइसोसोम, इसे इंग्लिश में भी लाइसोसोम कहते हैं। तो देखिएगा, कोई व्यक्ति गलती करता है, जैसे कि हम और आप अगर अपना कार्य नहीं करें तो हमें पुलिस क्या करती है, उठा के ले जाती है, कहती है ऐसा काम मत करो, करो। ठीक है, तो अगर हम नहीं मानते हैं तो सजा देने का काम कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करता है। तो यही है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जब ये न्यूक्लियस कहता है कि भाई तुम माइटोकॉन्ड्रिया हो 38 ATP का निर्माण करो, ये कहता है कि हम नहीं करेंगे। गोल्गी बॉडी से कहता है कि तुम ये यातायात का काम करो, ये कहता है हम नहीं करेंगे। तो ये क्या कहता है, लाइसोसोम को निर्देश देता है, और लाइसोसोम कहता है कि इसको मार डालो। अब ये लाइसोसोम के पास एक एसिड पाई जाती है, उसका नाम है हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। तो इसके पास एक प्रकार का, विशेष प्रकार का क्या है, एंजाइम है। उस एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। अब ये क्या करता है, इसके पास खासियत है कि ये जिस पे ये अपना एंजाइम छिड़क देगा ना, वो गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा लाइसोसोम कि तुम जाओ माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ये अपना काम करने से मना करे, इसे खत्म कर दो। तब ये जाएगा लाइसोसोम, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म कर देगा, अपना प्रभाव से इस पे छिड़क देगा, इसमें जाकर सट जाएगा और इसका काम खत्म। अब ये भी कहेगा कि हम भी नहीं करेंगे तो इसमें भी सट जाएगा, ये कहेगा कि हम भी नहीं करेंगे, इसमें भी सट जाएगा। तो अब बताइए, अगर कोशिका में से माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा तो फिर एनर्जी कैसे मिलेगी, हमारे पास तो एनर्जी का सोर्स ही खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पे क्या, सिट्रोजोम। सिट्रोजोम क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करता है, और सेल डिवीजन करके एक नया माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बन जाएगा। अगर मानते हैं अभी ये गोल्गी बॉडी का है, गोल्गी बॉडी का हम काम नहीं करेंगे, लाइसोसोम इनको खा जाएगा, खत्म कर देगा। लाइसोसोम क्या करेगा, इसे खत्म कर देगा। तो गोल्गी बॉडी क्या करेगा, तो सिट्रोजोम जो है फिर से एक नया गोल्गी बॉडी बना देगा, सेल डिवीजन करके। बात समझ में आ रही है। तो अब आप लोग देखे होंगे, तो लाइसोसोम क्या करता है, जो बॉडी, जैसे आप लोग घाव होता है, घाव देखें, घाव या पिंपल्स वगैरह होता है, वो क्यों होता है, वो सड़ जाता है ऑर्गन, यानी ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ER ये सब काम नहीं करते तो वही घाव बनता है। और लाइसोसोम जो होता है, तो ये जब हमारे स्किन के ऊपर बनता है तो हम उस घाव को तो क्या कर सकते हैं, फोड़ के साफ कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये जो घाव शरीर के ऊपर ना बन के बॉडी के अंदर बनने लगे, तो उसका इलाज करना मुश्किल होता है।
तो ये लाइसोसोम जो है क्या करता है, मृत कोशिका की सफाई करता है। मृत कोशिका की सफाई यानी ऐसी कोशिका जो कार्य नहीं करते हैं, मृत हो चुके हैं, तो ये इनको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है, पी जाता है, खत्म कर देता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऐसे कोशिका होती हैं जो मृत हो जाती हैं, मर जाती हैं, उनको साफ सफाई ये लाइसोसोम्स के माध्यम से करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सब के सब काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि सब के जितने ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया, वेकुल्स, गोल्गी बॉडी, ईआर, रेक्टुलम, ये सब के सब कहेंगे कि हम कार्य नहीं करेंगे। तो अब ये न्यूक्लियस क्या करता है, इसको इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये सबको समझाएगा लाइसोसोम कि भाई तुम अपना अपना काम करो, कहेगा हम कोई नहीं मानेंगे, तो ये क्या करेगा, खुद को फाड़ देता है, ये खुद ही फट जाता है। इसमें से क्या निकलता है, जब ये खुद ही फटेगा तो हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम निकलता है, और हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम निकलेगा तो न्यूक्लियस को भी और इन सबको गला देगा, सबको खत्म कर देगा, पूरा सेल ही खत्म। और पूरा सेल खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गायब, खत्म कहानी। तो ये पूरा सेल जो है ऐसे समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए अंदर बॉडी में जो है घाव नहीं बन पाता। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है मृत कोशिका को समाप्त कर देता है, यानी विलुप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये लाइसोसोम अगर नहीं होता तो आप बताइए हमारे शरीर के अंदर घाव नहीं हो जाता। जैसे हमारे शरीर के ऊपर कभी कभी पिंपल्स देखते हैं वगैरह बन जाता है, वो क्या एक प्रकार का घाव है। लाइसोसोम वहां पे वर्क नहीं करता है तभी वो घाव दिखाई देता है, अगर काम करता तो मृत कोशिका ऑटोमेटिकली मर जाता। बातें समझ में आ रहा है। तो ये है लाइसोसोम और न्यूक्लियस की कहानी। तो लाइसोसोम में क्या याद रखना है, तो ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। कोशिका के अंदर क्या काम करता है, पाचन का काम करता है। इसके अंदर जो है क्या पाया जाता है, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है, जिसे कहते हैं जल अपघटक, जल अपघटक एंजाइम कहते हैं इसे, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम या जल अपघटक एंजाइम। ठीक है। तो लाइसोसोम जो है इसी को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ठीक है, इसी को कहते हैं एटम बम। तो ये एटम बम जब फटता है तो पूरा सेल को खा जाता है। ठीक है, तो इसी को आत्महत्या की शैली कहते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उस अंग को ये नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। और जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो ये फट जाता है, जिसमें पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। और इसकी खोज किसने किए थे, लाइसोसोम का, डी दुबे। क्या नाम था इनका, डी दुबे। इसकी खोज कितने किए थे, डी दुबे ने। तो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। रेड ब्लड सेल जो होता है आरबीसी के अंतर्गत जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए आरबीसी जो है मरने के बाद स्प्लीन, पिलहा में पाया जाता है। ठीक है, तो आप मर जाएंगे ना तब भी आरबीसी में देखेंगे हमारा स्प्लीन जो होता है, पिलहा जो होता है, उसमें जो है क्या है, आरबीसी पाया जाता है। जिस कारण एथिलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। एथिलीन को, वही स्प्लीन जो होता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं लाइसोसोम क्लियर होगा, न्यूक्लियस क्लियर होगा। आत्मघात की नहीं भाई, आत्महत्या की। भाई कितने लोगों को समस्या आ रहा है, ये समझ में भी आ रहा है कि बस ऊपर से जा रहा है। क्लियर है, केंद्रक, न्यूक्लियस और ये लाइसोसोम। आगे बढ़े। सिंपी जी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, भाई सिंपी जी को हमेशा दिक्कत होता है, इनकी दिक्कत सुन लिया जाए। बताइए सिंपी जी कोई दिक्कत हो तो। अब देखिए एक यहीं से और टॉपिक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया,
अब देखिए एक चीज और पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद कल पढ़ेंगे आगे। एक चीज और पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक चीज और है, ठीक है, देखिएगा। अब पूरे जो जितना पढ़े उसको रिवीजन करा के मैं आप लोग को वो चीजें बता देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ये हो गया आपका सेल, इसमें हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, ईआर, ठीक है, सीट्रम्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया आपका। इतना चीजें आप लोगों ने पढ़ा है। और कुछ बताया मुझे? और कुछ नहीं ना बताया? हाँ, एक लाइसोसोम बताया हूँ, ठीक है, लाइसोसोम्स। तो इतनी चीजें होती हैं, तो आप इमेजिन कीजिए जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो ये सब जो है आपस में अगर टकराएंगे, ठीक है, तो बताइए क्या ये आपस में काम कर पाएंगे ढंग से? जब हम चलते हैं तो ये आपस में टकरा सकते हैं। और लाइसोसोम के पास जो हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम है, अगर गलती से टूट गया, फूट गया, तो ये सब का सब पूरा खत्म हो जाएगा। जबकि इसके टूटने फूटने का काम कब के? जब ये अपना काम ना करे तब ये टूटे फूटे तो ठीक है, लेकिन जब सब अपना काम नेचुरली कर रहे हैं तो इसका टूटना खतरनाक है। यानी सबका अस्थिर रहना, यानी फिक्स जगह पे रहना अनिवार्य है, जरूरी है। यानी कोई अगर एक दूसरे से टकराया तो दिक्कत हो जाएगा। तो जो हमारे भगवान है ना, सेल में क्या किए, एक प्रकार की स्पेशल कोशिका द्रव बना दिए, सेल द्रव्य बना दिए। तो इन सबके बीच में एक गाढ़ा लिक्विड पाया जाता है, ठीक है, इन पूरे ऑर्गन के बीच में जो है एक गाढ़ा लिक्विड पाया जाता है, जिससे ये आपस में सब टकराए नहीं। और ये लिक्विड क्या करता है, सबको अपना स्थान फिक्स कर देता है। और इस लिक्विड के कारण जो है ये सारे ऑर्गन जो है आपस में टकराते नहीं है। बातें समझ में आई? तो इसी लिक्विड को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, न्यूक्लियस के पास भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। न्यूक्लियस के पास अपने बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी वगैरह सब पाया जाता है ना, उसी प्रकार न्यूक्लियस में आरएनए, डीएनए वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी क्या होगा, बहुत सारी जब ऑर्गन पाए जाएंगे तो इसको भी क्या चाहिए, द्रव्य चाहिए, क्योंकि इसके आपस में जो चीजें हैं वो आपस में ना टकरा जाए। तो इसके पास अपना द्रव्य होता है, इसको कहते हैं केंद्रिका द्रव्य, यानी न्यूक्लियस द्रव्य। तो इसको क्या कहेंगे, केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। तो एक तो ये सेल का द्रव्य हो गया, तो इसे कोशिका द्रव्य कह दिए, इसको क्या कह दिए, कोशिका द्रव्य कह दिए। और ये जो न्यूक्लियस के पास अपना द्रव्य होता है, क्योंकि इसके पास भी कुछ अलग अलग प्रकार के ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जिसमें आरएनए, डीएनए वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। एक पूरा चैप्टर है, पूरा न्यूक्लियस को निकाल के बाहर पढ़ेंगे, आरएनए, डीएनए बहुत सारा, एक पूरा एक चैप्टर है, अलग से एक चैप्टर है। तो इसके पास अपना केंद्रिका द्रव्य होता है। तो जो हमारे वैज्ञानिक थे वो आपस में लड़ बैठे, किससे लड़ बैठे, तो अब ये एक पूरा सेल हो गया। तो अब इसमें ये देखना चाहते थे कि एक सेल में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है कि वैक्यूल्स है कि गोल्गी बॉडी है कि ईआर है कि सी है कि आर है कि कौन है, आखिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन सा। तो आप में से कौन बताएगा सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन सा लगा? आप लोग को सारा बता दिया, बताइए इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन सा लगा, फिर मैं बताता हूं। बताइए आपको कौन सा सबसे, बताइए बताइए जल्दी से। तो जो साइंटिस्ट से आपस में लड़ बैठे कि भाई इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो देखिए, अब भाई एक किसने, आशुतोष जी ने बताया केंद्र। तो केंद्र क्या कहता है, ब्रेन ऑफ द सेल है, यानी एक व्यक्ति के पास दिमाग नहीं हो तो क्या वो जिंदा नहीं रहता है? अब जैसे इमेजिन कीजिए कि शहजादी के पास दिमाग नहीं है, यानी न्यूक्लियस नहीं है, वो पागल है, पागल के पास दिमाग नहीं होता है, तो क्या वो जिंदा नहीं है? तो वो कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? इंपॉर्टेंट वो होता है जिसके बिना एक मिनट भी जीवित ना रहा जा सके। तो आप लोग को लगेगा माइटोकॉन्ड्रिया जब हो गया, तब तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ना। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर काम नहीं करेगा तो ये सीट्रम जो होता है क्या करता है, नया माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। तो फिर तो आपको सीट्रम पे आ जाएंगे। तो कई विवाद चला, क्या चला, कई विवाद चला कि भाई एक सेल के अंतर्गत कौन सा ऑर्गन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रयोग किया। आप प्रयोग करके इंजेक्शन के माध्यम से ये जो केंद्रिका द्रव्य है ना, एक मिनट रुकिएगा,
जो ये केंद्रिका द्रव्य था, सॉरी कोशिका द्रव्य जो था, ये लिक्विड जो था, गाढ़ा लिक्विड, इसको इंजेक्शन के माध्यम से खींच लिया साइंटिस्ट लोग। और जब इसको खींच लिया ना तो देखा गया कि ये सब आपस में टकरा के खत्म हो गए, समाप्त हो गए, लेकिन न्यूक्लियस नहीं समाप्त हुआ। ये केंद्रिका सॉरी कोशिका द्रव्य जब खींच लिया गया तो ये सारे ऑर्गन समाप्त हो गए आपस में टकरा के, लेकिन न्यूक्लियस नहीं खराब हुआ, वो ऐसे ही जैसे बना गया। तो कहा गया न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस क्या कहा गया कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिक्कत तब हुई जब न्यूक्लियस के अंतर्गत ये जो दल है, द्रव्य है, केंद्रिका द्रव्य, जब इसे इंजेक्शन से खींच लिया गया तो न्यूक्लियस भी मर गया। तो अब कहा गया कि कोशिका द्रव्य ज्यादा महत्वपूर्ण है कि केंद्रिका द्रव्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रिका द्रव्य अगर नहीं होगा तो न्यूक्लियस नहीं रहेगा, और जब न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो फिर इनका कोई मतलब ही नहीं है, उनका इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि यही कंट्रोल करता है। तो इसलिए कहा गया कि पूरे सेल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य होता है। तो इसी को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। यानी एक सेल को जीवित रहने के लिए ये दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, और इसी कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या है? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। यानी इन दोनों के बिना जो है सेल का एक भी ऑर्गन जीवित नहीं रह सकता। बातें समझ में आया? अब इमेजिन कीजिए जब हम इसे खत्म कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सब खत्म हो जाएंगे, तो फिर न्यूक्लियस अकेले करेगा क्या घंटा? अगर हम न्यूक्लियस का द्रव्य खत्म कर देंगे तो न्यूक्लियस मर जाएगा, तो इसके बिना ये कोई नियंत्रित नहीं होता, तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को, तो प्रोटोप्लाज्म बनता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो इसको डिफिनेशन में क्या लिखना होगा? तो इसकी खोज किसने किए थे, यानी जीव द्रव्य का खोज किसने किया? तो साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे साइंटिस्ट का क्या नाम था? पुरकिंजे ने। तो इसका खोज किए थे पुरकिंजे ने। और ये एक तरल गाढ़ा क्या होता है? पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, और इसमें इसे जीवन का आधार कहते हैं, इसलिए इसे जीव द्रव्य भी कहा जाता है। तो सभी जैविक क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, इसी द्रव के अंदर होती है, और इसका 80% भाग जो होता है वो जल से बना होता है। तो ये जो होता है जल से ही रहता है 80% भाग, बाकी में दूसरे चीज पाए जाते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव्य हो गया और दूसरा केंद्रिका द्रव्य हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, तो बता देंगे जीव द्रव्य इन दोनों के मेल को कहते हैं। कोशिका द्रव्य ये जो लिक्विड होता है आपस में ना टकराए। न्यूक्लियस के अंतर्गत भी बहुत सारे ऑर्गन है, तो उसके अंतर्गत भी केंद्रिका द्रव्य पाया जाता है कि इसके द्रव्य ना टकराए। तो उम्मीद करता हूं प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य आप लोगों को क्लियर होगा। क्या हुआ भाई, काहे लड़ाई झगड़ा हो रहा है? क्लियर है? जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। अब बताइए, आप लोग लगभग सेल के सभी महत्वपूर्ण अंगों को पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेल के लगभग सभी महत्वपूर्ण अंगों को पढ़ लिए। तो अब आपसे अगर कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया का काम, वैक्यूल्स का, गोल्गी बॉडी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सिट्रम का, राइबोसोम का, न्यूक्लियस का, लाइसोसोम का, क्या आप लोग बताने में सक्षम नहीं है कि कौन क्या करता है? सर एक बार फिर से एग्जाम्पल दीजिए ना, नहीं समझे? अरे शहजादी एग्जाम्पल नहीं है जी, बताया तो थे। माने शक्तिमान शहजादी को चिढ़ा रहे हैं। ऐसा ना कीजिए भाई आप लोग। तो कोशिका द्रव्य का दो काम होता है। कोशिका द्रव्य जो होता है, ये कोशिका द्रव्य का दो काम होता है। दो काम क्या होता है? एक, कोशिका द्रव्य का काम होता है कि ये आपस में जो ऑर्गन है सूखे नहीं। अगर इसमें द्रव्य नहीं होगा तो ये सूख के ही मर जाएंगे सब, ठीक है, तो ये सूख के ही मर जाएंगे। तो इनका एक काम होता है कोशिका को, अंगों को सूखने से बचाता है, और दूसरा काम इसका होता है कि ये आपस में टकराए नहीं, तो इससे भी कोशिका द्रव्य बचाता है। तो केंद्रिका द्रव्य का क्या काम हो गया? केंद्रिका द्रव्य का भी यही काम है कि न्यूक्लियस के अंगों को सूखने ना दे और आपस में टकराने ना दे। बात समझ में आया?
आज के लिए इतना ही यार। बायोलॉजी में तो मुंह दुखा जा रहा है, खास इसमें कंसेप्ट ऐसा है कि केवल बोलते जाओ बोलते जाओ। क्या बात यार, आज पहली बार एक लड़की को लाइन मारते देख रहे हैं। अर्चना जी देखिए आपको लाइन मार रही है, शहजादी बच के रहियो, ठीक ना। ए यार अभी सुनो तो सही, अभी टाइम बताना है आप लोगों को क्लास का। क्लास का टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। आज टेस्ट नहीं हो पाया क्लास के टाइम से, इतने जल्दी भागने का कौन भाग रहा है यार, एकदम 5 क्लास के बचवा जैसे हो गया। जब पता है मैं नर्सरी में जब था ना, नर्सरी में तो एक घंटी वाले की तरफ हमेशा देखते रहते थे, कब घंटियां बजे हम कब भागे। वही हाल है इन लोगों का यार, अभी घंटी बजा नहीं तब तक बाय गुड नाइट टेक केयर। हद है यार, मतलब क्लास खत्म हो गया भाग गए, मैंने अभी भी बचपना गया नहीं है। हद है यार, थोड़ा सा इंतजार करो यार, सुनो यार, देखो देखो अभी भी देखो। भाई सुन ही लो। अरे नर्सरी का क्या, हमको सारा बात याद है, ठीक है। तो क्लास की टाइमिंग को लेके थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्लास के टाइमिंग को लेके, अरे भाई हद है, पता नहीं किस चीज के लिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया था शहजादी को। किस लिए एग्जाम्पल दिया था शहजादी को यार, भूल गए हम, को तो याद ही नहीं है। किस लिए दिया था इनको एग्जाम्पल है। मुझे तो अपना जन्म भी याद है, 5 सितंबर को जन्म हुए थे। शहजादी किस लिए एग्जाम्पल में आई थी। अच्छा न्यूक्लियस थी यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा दिमागी नहीं है, ओ हो अच्छा। शहजादी पागल नहीं है, मजाक किए थे भाई। नहीं अब आप लोग कह रहे थे कि मैंने न्यूक्लियस ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैंने समझा दिया कि न्यूक्लियस क्यों महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैंने एग्जांपल दिया कि मान लेते हैं शहजादी के पास दिमाग नहीं है, यानी न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या शहजादी जीवित नहीं है। आप लोग की क्लास में है, आप लोग के सामने बैठी है, बात कर रही है, इमेजिन कीजिए। तो दिमाग जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इंसान का जीवित होना जरूरी होता है, और वो होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। चलिए कल गूगल मीट पे टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं सुबह 8 बजे। ठीक है, सुबह मिलते हैं 8 बजे। टेक केयर, गुड नाइट।